औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ किसी न किसी नफ्सियाती मौजू पर बात करता हूँ और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज के बारे में शऊर और आगाही दूँ, और या मैं आम उमूमी किसी नफ्सियाती मौजू पर बात करता हूँ और उसका मकसद भी यही होता है कि मैं आप लोगों को शऊर और आगाही दूँ। तो आज मैंने एक मौजू चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, जिसका हमारे माशरे से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और इतना गहरा ताल्लुक़ है कि जब मैं आपको स्टेटिस्टिक्स यानी परसेंटेजेस बताऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी एक खामोश डिप्रेशन की शक्ल में हमारे माशरे में मौजूद है। पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं। लोग तालीम हासिल करते हैं, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन रोज़गार के मौके नहीं हैं। डॉक्टर्स तक बेरोज़गार फिरते रहते हैं। बड़े बड़े ख़र्चे करके लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, और उसके बाद जब वो हकीकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो दर दर खाक छानते फिरते रहते हैं और उनको उनकी चॉइस का बल्कि किसी किस्म की भी नौकरी नहीं मिलती। एमए पास, मास्टर्स पास लोग भी पीएन और इस तरह की नौकरियां कर रहे होते हैं। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स चूँकि हर किस्म की समाजी, जिस्मानी और माशरती मसाइल के साथ इनका ताल्लुक़ होता है, तो बेरोज़गारी पे बात करना एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। और हमारे चारों तरफ नौजवान तबका बेरोज़गारी का शिकार है। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ पहले स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और उसके बाद हम इसके मुख्तलिफ़ अवामिल और असरात और अलामात पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान में 60% लोगों को, नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियां होती हैं। 60% लोग, अब 60% लोग जो है ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। और अगर इसको देखा जाए तो इसके हिसाब से हमारे नौजवान 60% नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों का और मेनली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इन नौजवानों में जो हमें अलामात नज़र आती हैं वो लो सेल्फ़ इस्टीम होता है, उनकी अपनी ख़ुद एतमादी और अपने ऊपर जो एक इंसान का अपने ऊपर एतबार होता है और अपने ऊपर एक प्राइड होता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ डिग्री की है और ये तालीम हासिल की है, वो उनको बेमकसद और बेकार नज़र आती है। घर वाले उनको सुस्त और लाग़र और नाकारा करार देते हैं। उनको कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है कि फ़लाँ ने तो बीए किया हुआ है और वो इतनी बड़ी नौकरी पे लगा हुआ है, और तुमने पीएचडी की हुई है और तुम्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही। तो पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। उनके अंदर शदीद मायूसी होती है और उन्होंने नाकामी को अपना मुस्तकबिल और अपनी किस्मत समझ लिया होता है। यानी वो कंसिडर कर लेते हैं कि मुझे नौकरी कभी भी नहीं मिलेगी और मैं एक नाकाम इंसान हूँ और मैं सारी उम्र इसी तरह रहूँगा। फैमिली के साथ स्ट्रेस रहता है, घर वाले हर वक्त उनसे डिमांड करते हैं कि कुछ कमा के लाओ, सारी उम्र बैठ के बाप का खा रहे हो, तुमने बाप का खाया है इसलिए तुम्हें कोई कदर नहीं है, जब खुद कमाना शुरू कर दोगे तो फिर पता चलेगा। फिर शादी भी नहीं होती। शादी के लिए जो शराइत होती हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त आजकल ये है कि लड़का बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ा अफसर हो, किसी ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट पे हो, आर्मी में कोई ऑफिसर हो, डॉक्टर हो। डॉक्टर तो अब कोई पूछता भी नहीं है, डॉक्टर में कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो और या बाहर काम करता हो। तो ये सारी चीज़ें
स्ट्रेस बन जाती हैं। इन लोगों की शादियां भी नहीं होती, इनको रोज़गार भी नहीं मिलता, इनकी लो सेल्फ इस्टीम होती है, ये अपने आप को नाकाम इंसान समझते हैं और ये अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि लोग इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं कि वडा आया सी MBA करके और PhD करके अपने आप को बहुत बड़ा समझता था साइंसदान, और 2% की नौकरी भी इसको नहीं मिल रही। तो इस तरह के डायलॉग हमारे नौजवानों को रोज़ाना सुनने को मिलते हैं। MBBS के डॉक्टर्स और MD के डॉक्टर्स बाहर से करोड़ों रुपए लगा कर आते हैं और उनको उनकी PMDC की रजिस्ट्रेशन तक नहीं होती। पहले तो वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, फिर उनको हाउस जॉब नहीं मिलता और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। तो अलामात में ये सिवियरली डिप्रेस्ड होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम होता है, सारा दिन ये सोए पड़े रहते हैं। इसी की वजह से इनको सुस्त और लागर का एक दाग इनके ऊपर लगा दिया जाता है और ये जो हैं अपने ऊपर कुड़ते रहते हैं, अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, दूसरों पर भी गुस्सा करते हैं और इनकी घर में लड़ाइयाँ होती हैं और इनको लोगों से दूर रहने में सुकून मिलता है। ये कहते हैं कि जितना लोगों को मैं अवॉइड कर सकूं तो मेरा मसला हल होगा और मैं लोगों से बचता रहूँगा और उनकी तल्ख बातों से बचा रहूँगा। तो हमारे पास जब ये मरीज़ आते हैं तो इनकी कहानियाँ बड़ी दर्दनाक होती हैं, बड़े डिप्रेस होते हैं, एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं इनको। और कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, यानी उनमें पैदाइशी तौर पर इस चीज़ की टेंडेंसी होती है कि वो साइकोसिस डेवलप कर लें, तो बेरोज़गारी की वजह से उनमें साइकोसिस यानी पागलपन की अलामात भी आ जाती हैं। कुछ नशे के आदी हो जाते हैं, वो अपना गम शराब के प्याले में डबोते हैं या आइस या चर्च जैसी चीज़ों में अपने गम को बुलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो जराइम पेशा कामों में मुब्तला हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होता है। डू मोर वाली जो एक बात है वो इन पे बहुत अच्छी तरह अप्लाई होती है। अगर वो कुछ कमा के भी लाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे ये 2% जो तुम महीने में कमा के लाते हो ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो डू मोर वाला फार्मूला इन पे बहुत रेगुलरली अप्लाई होता है। तो इनकी बहुत सख्त लो सेल्फ इस्टीम होती है, ख़ुद एतमादी की कमी होती है, ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बेख्वाबी का शिकार होते हैं, इनका मूड ख़राब रहता है, ये उदास रहते हैं, बाज़ इनको ख़ुदकुशी की सोचें आती हैं और ख़ुदकुशी के बारे में प्लान्स भी बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर छोड़कर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि इस माहौल से ही दूर चला जाऊं, अपने इन रिश्तेदारों, अपने इन ताल्लुकदारों, अपने दोस्तों से दूर चला जाऊं। वो जब अपने दोस्तों को किसी न किसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक उनको नौकरी मिलती है तो वो और मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि इसके तो मुझसे नंबर भी कम थे और ये तो मेरे से पीछे था और इसको नौकरी मिल गई, और मेरे पास चूँकि सिफारिश नहीं है या मैं पैसे नहीं दे पा रहा तो मैं नौकरी मुझे नहीं मिली। तो इससे वो मज़ीद दुख और गम का शिकार हो जाते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले तो हम इनकी कहानी सुनते हैं ताकि अपने दिल की भड़ास निकाल लें। वेंटिलेशन करने का मौका हम इनको देते हैं ताकि वो अपने दिल की अंदरूनी कहानी सुना सकें। उसके बाद उनको जो नफ्सियाती अमराज होते हैं उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी एक अलमिया सामने आता है कि घर वाले कहते हैं कि एक तो बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता, ऊपर से डॉक्टर साहब आपने थैला भर के दवाइयों का लिख के दे दिया है, अब हम इसके डिप्रेशन का भी इलाज करेंगे। ये इस औलाद से तो अच्छा होता कि हमारी औलाद ना ही होती। पहले इस पे खर्चे करते रहे, अब इसके इलाज पे खर्चे करते रहेंगे हम। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं जो हम रोज़ाना सुनते हैं और ये लोग ज़िंदगी में दुख और दर्द की एक ज़िंदा मिसाल बन के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम अपने तौर पर इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस जो भी बीमारी के साथ ये सामने आते हैं उसका इलाज करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास इनको भेजते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या और जो डिफरेंट थेरेपीज़ जो कि उनके काम आ सकती हैं वो एडवाइस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको माशरे में किसी न किसी तरह एडजस्ट करने की हम कोशिश करें। ये काम दरअसल साइकियाट्रिस्ट का नहीं है, ये काम हुकूमत का है,
اسٹیٹ کا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرے، ان کی تعلیم کا ان کو کوئی فائدہ ہو، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو۔ ہم تو بطور مریض ان لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کی مسائل کو سنتے ہیں اور ان کا دکھ اور درد بٹانے کی اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک سائیکو سوشل پرابلم ہے، سائیکو سوشو اکنامک پرابلم ہے۔ اس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں، سوشل سماجی مسائل بھی ہیں اور مالی مسائل بھی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بے روزگار انسان ہے تو اسے ہمارے پاس لے کر آئیں، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنی فیس بھی لے لیں گے، دوائیاں بھی بیچ دیں گے ہم پہ، تو ہم اس بے روزگار پہ مزید خرچہ کریں۔ اس لیے میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے بے روزگار انسان کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ ہاں، میں یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ رحم کریں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ملک اس وقت ایک ڈیزاسٹرس حالت میں ہے نوجوانوں کے لیے، اور برین ڈرین جسے کہتے ہیں، جس شخص کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھی اس کو باہر کسی قسم کا بھی روزگار مل جائے تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے اس ٹاپک پہ اس لیے بات کی کہ ہم روزانہ اس قسم کے مریض دیکھتے ہیں اور خود بھی دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں۔ تو اگر آپ کے فیملی میں، آپ کے گھر میں اس طرح کے بچے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی مدد کریں، اور ان کو جس طرح بھی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں، اور بجائے ان کو تانا دینے کے یا ان کو سست اور کاہل اور نالائق اور اس طرح کے الفاظ سے ایڈریس کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جہاں سیریس سائیکیٹرک پرابلم ارائز ہو جاتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن یا اس میں خودکشی کے عوامل، تو پھر تو سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ کو لے کر جانا پڑے گا۔ آپ کیا اپنی اولاد کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ یا وہ اگر پاگل پن میں مبتلا ہو جائے تو کیا آپ اپنی اولاد کو پاگل پن میں مبتلا ہو کے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ آج کا ٹاپک بہت دکھی ٹاپک ہے۔ میں اس پر بات کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ اچھا نہیں محسوس ہو رہا، لیکن چونکہ مجھے آپ سے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے اور یہ ایک برننگ ایشو ہے تو میں نے اس پر آپ لوگوں سے بات کی ہے، اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ 75% لوگ فیملی ممبرز ان لوگوں کو کہتے ہیں، یہ میں ایک امپورٹنٹ سٹیٹسٹک بھول گیا تھا بتانا، کہ 40% لوگ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں نوجوان، اور 75% لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نالائق، یہ تو ہے ہی سست، یہ تو ہے ہی لاغر انسان، یہ تو ہے ہی بدبخت۔ تو جب آپ اپنے بچے کو اس طرح کے القابات سے پکاریں گے تو اس کی سیلف اسٹیم، اس کی خودی، اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی خود، وہ جسے کہتے ہیں نا عزت نفس، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس موضوع پر آپ لوگ سوچیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی باتیں آتی ہیں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے سوالوں کے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کر کے مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، میں صرف آپ لوگوں کو ادراک اور فہم اور شعور دیتا ہوں۔ بہت سارے مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو کل انشاءاللہ پھر میں کسی اور موضوع پر بات کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی میسج آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ اور آخر میں جاتے جاتے وہی بات کہ اپنے دل و دماغ، اپنی روح اور جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد بے روزگار لوگوں پہ نظر رکھیں اور ان کو سست اور لاغر اور نااہل اور ناکارہ اور بھی بہت سارے برے الفاظ ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، یہ کہنے کے بجائے ان کی دلجوئی کریں، ان کو ہیلپ کریں، ان کو کسی نہ کسی روزگار پر لگائیں تاکہ وہ اپنی جو عزت نفس ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ تو کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔